हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट का जून 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसकी आंसर की आपके सामने लेके आया हूं और इसकी जो आंसर की आपके सामने लाया हूं विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाया हूं। और ये ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ पिछले साल जो आंसर की आई थी या उससे पहले जो आंसर की आई थी वहां पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसके आंसर गलत दिए जाते हैं, तो उसको चैलेंज करने के लिए काफी यूजफुल रहेगी। ऑथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप बिल्कुल आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं मैक्सिमम हमने जो पहले स्टडी किया था, वन लाइनर के अंदर स्टडी किया था या मेरे नोट्स थे वहां से ये क्वेश्चंस हैं, तो इसे सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलती रहेगी। ठीक है कि इसका आंसर ये क्यों है। तो अब देखिए, जून 2024 का पेपर हमारा हो गया। हो सकता है काफी लोगों का बहुत अच्छा ये पेपर गया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये पेपर दिया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं, उन रीजन में मैं नहीं जाता हूं। और अगर आप दिसंबर 2024 की एनटीए नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्वालिटी इन फैक्ट्स आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कंप्लीट वीडियो कोर्स आपका स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, ये है ऑल इन वन कोर्स। ऑल इन वन कोर्स यानी ये आपका एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स मिल जाएगा। 10 यूनिट्स इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट के कवर किए जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल कोर्स मींस आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जितने भी आपके टॉपिक लगे हैं उसकी डिटेल्ड वीडियोज आपको मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ आपको इनकी मिल जाएगी जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 6000 वन लाइनर फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट आपको यहां पे मिल जाएंगे। कंप्लीट पेपर 1 आपको इसमें मिलेगा। पेपर 1 का यूनिट जो 10 यूनिट्स आपकी लगी है, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर आपका रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लगभग इसमें कवर किया जाएगा। आपको वीडियो प्लस पीडीएफ यहां पे मिलेगी। कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। 60 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको पॉलिटिकल साइंस के इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। काफी कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है, इसलिए इस कोर्स का नाम रखा है ऑल इन वन कोर्स और ये दिसंबर 2024 के लिए है। और इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें केवल और केवल 30 ही स्टूडेंट लिए जाएंगे। इस सेशन में केवल हम 30 ही स्टूडेंट लेंगे और 30 स्टूडेंट लेने के पीछे हमारा जो रीजन ये है कि महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और 30 दिन में अगर आपने लगभग सभी बच्चों के ऊपर फोकस करना है, लगभग 30 के 30 स्टूडेंट के ऊपर आपने फोकस करना है, तो आप केवल 30 ही स्टूडेंट को ले सकते हैं। क्योंकि अगर एक दिन का एक स्टूडेंट की जो गतिविधियां हैं उसको आपने चेक करना है, उसको आपने सजेस्ट करना है, तो आप एक ही बच्चे को एक दिन में गाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है और 30 बच्चों से ज्यादा हम इसमें लेंगे भी नहीं। और अभी 2 जो सीटें हैं वो इसकी भर चुकी है और 28 सीटें इसमें बची है, वैकेंट है। और इसमें से 20 सीट्स हम अभी फिल करेंगे और 10 सीट्स रिजल्ट के बाद हम फिल करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी है कि उन लोगों को हो सकता है उनका नेट या जेआरएफ हो जाए, तो 10 सीट्स आपकी रिजल्ट के बाद फिल की जाएगी। और इसके अगर देखिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट यहाँ पे है, कुछ भी छुपा नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको कोर्स मिलेगा। क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए एनटीए नेट ऑल इन वन कोर्स, और इसमें ये हालांकि 9000 का कोर्स है लेकिन 50% ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है पहले 30 स्टूडेंट के लिए, इसलिए ये आपको 4500 यानी 750 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको ये कोर्स पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। क्योंकि आज के टाइम में तो जो आपके नर्सरी और केजी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी भी मंथली 1000 रुपीज तो फी होती है। ठीक है, तो 750 के आसपास आपको ये कोर्स पड़ेगा, ठीक है, मंथली।
तो बिल्कुल आप इस कोर्स को ले सकते हैं और ये बिल्कुल लिमिटेड कोर्स है, 6 महीने का ये कोर्स रहेगा दिसंबर 2024 तक। और इसके साथ साथ पेपर 1, अगर आप पेपर 2 नहीं केवल पेपर 1 ही स्टडी करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 1 का भी कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि सेशन दिसंबर 2024 के लिए है। और इसमें पूरे आपका लाइव क्लासेस रहेगी और 10 यूनिट्स इसमें कवर की जाएगी पेपर 1 की, और इसकी फी 1500 है। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे छुपाने की कोई बात नहीं है। और ये हालांकि 3000 का कोर्स है, लेकिन इसमें भी फर्स्ट 30 स्टूडेंट का ऑप्शन है। फर्स्ट 30 स्टूडेंट को ये 1500 में कोर्स मिलेगा और आप इसको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन से ही इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इस क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर। क्वेश्चन पेपर कैसा था या फिर इसके आंसर क्या थे। अब देखिए एनालिसिस में आपको पार्ट 2 के अंदर दूंगा, ये पार्ट 1 हमारा है, इसके अंदर 1 से लेकर 50 तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसकी आंसर की आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए पहला यहां पे प्रश्न दिया गया है, मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षणिक गुण है। मार्क्सवादियों के अनुसार सोसाइटी के कैरेक्टर क्या है, उसका अभिलक्षण क्या है, वो आपको यहां पे बताना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवाद के जो बेसिक अजम्पशन है ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, और ये बोलते हैं जो वर्ग संघर्ष होता है, सोसाइटी के बीच जो संघर्ष चलता है वो क्या है, इरिकॉन्सिएबल यानी असमाधेय, यानी इसका समाधान नहीं हो सकता, ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी ये कॉन्फ्लिक्ट चला रहेगा। और इसमें इन्होंने कहा जो धनी वर्ग रहता है उसका प्रभुत्व रहता है हमेशा, ठीक है। जो पूंजीवाद जब आप देखते हैं तो पूंजीवाद में क्या है, पूंजीपतियों का आधिपत्य रहता है। पूंजीवाद जब समाप्त किया जाएगा तब भी वहां पे क्या है, आधिपत्य किसका रहेगा, समाजवादियों का रहेगा। लेकिन अब भी क्या है, धनी वर्ग का प्रभुत्व वहां पे रहता है और धनी और निर्धन के बीच विभाजन रहता है, एक हैव्स है और एक हैव्स नॉट है। तो सतत सद्भाव की बात, हार्मनी की बात कहीं पे भी मार्क्सवादी नहीं करते हैं। दैट्स मीन ऑप्शन बी इसका नहीं होगा, बाकी सारे सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे देखिए बी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। दैट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 52, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन वाज अप्रूव्ड इन, यानी सभी प्रकार के नस्लीय विभेद को दूर करने से संबंधित अभिसमय यानी कन्वेंशन, ये कब हुआ, ये हुआ था 1965 के अंदर। और इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख सकते हैं। देखिए मार्क्सवाद ने कभी भी सद्भाव की बात नहीं की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं आपके लिए। और दूसरा, नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसे आईसीईआरडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब हुआ है, 21 दिसंबर 1965 को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रॉडली द टर्म डेमोक्रेसी इंप्लाइज, मोटे तौर पर जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। अब देखिए डेमोक्रेसी सभी को पता है, पहला ऑप्शन यहां पे देख लीजिए, विशेषाधिकार और पदानुक्रम पर आधारित, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज एंड हायरार्की। अब देखिए जहां जो सोसाइटी विशेषाधिकारों पर आधारित होती है और जो हायरार्की के ऊपर आधारित होती है, उस सोसाइटी को राजतंत्र बोला जाता है, क्योंकि राजा के कुछ विशेष अधिकार होते हैं और राजा पदानुक्रम के आधार पे ही सत्ता को संभालता है, ठीक है। तो ये तो राजतंत्र की विशेषता है, ये तो नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में समान अवसर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत योग्यता देखी जाती है, तो ये तो बी तो बिल्कुल सही है। सी, बहुमत शासन के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, यानी यहां पे क्या होता है, बहुमत होता है, बहुमत के आधार पे क्या है, शासन प्रणाली चलाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से सार्वजनिक कार्यालयों को भरने का एक साधन, यानी वोट के द्वारा ही मैक्सिमम जो सार्वजनिक कार्यालय है उसको भरने का काम किया जाता है। सार्वजनिक कार्यालय जैसे कि प्रधानमंत्री का पद हो गया, आपके विधायक हो गए, मंत्री हो गए, वो क्या है, वोट के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सरकार की एक प्रणाली जो राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी की परवाह किए बिना
लोगों के हितों की पूर्ति करती है। तो बिल्कुल सही बात है। जो एक सरकार की ऐसी प्रणाली होती है लोकतंत्र में कि उनकी भागीदारी हो या ना हो, आपने वोट दिया है नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके हितों की वो पूर्ति करती है। दैट्स मीन ऑप्शन ए इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। आप अपने मैच कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केनिची ओहिमे's आइडियाज ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड इज अबाउट। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहां पे देख सकते हैं 54 की। केनिची ओहिमाई की सीमा विहीन दुनिया की अवधारणा वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय सीमाओं के कम होते महत्व के इर्द गिर्द घूमती है। यानी केनिची ओहिमाई ने जो अवधारणा दी है उसने ये बोला है कि जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके दो कारण इन्होंने बताए हैं। मेन कारण, पहली परस्पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था और दूसरी इन्होंने बताई वैश्वीकरण। तो यहां पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन से यहां पे सही होने चाहिए। तो यहां पे देखिए, पहला मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन और दूसरा बताया यहां पे इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की अंतर संबंधता और वैश्वीकरण। ये दो कारण बताए हैं केनिची ओहिमाई ने कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनने जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 55, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज टायरनी ऑफ मेजोरिटी। दोस्तों यहां पे दो ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेंगे। पहला आपको यहां पे जॉन स्टुअर्ट मिल देखने को मिलेगा और इन्होंने क्या बोला था कि मेजोरिटी क्या है, ये अल्पतंत्र की स्वतंत्रता को छीन देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एलेक्से डी टॉकविले की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने ये शब्द गढ़ा है, द टायरनी ऑफ मेजोरिटी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, एलेक्से डी टॉकविले के द्वारा ये गढ़ा गया है। तो यहां पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, यानी जिन्होंने लोकतंत्र को बहुल समुदाय के शासन के रूप में व्यक्त किया था। जबकि एलेक्सिस डी टॉकविले को अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में बहुमत का अत्याचार शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं, ये मेरे नोट्स से हैं और आपको वन लाइनर के अंदर ये एक्सप्लेनेशंस इनकी मिल जाएगी। तो 6000 वन लाइनर अभी हमारे पास है। ठीक है, तो उनमें से आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। Which article of Indian Constitution provides power to the governor of the state to promulgate ordinance, यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कहां पे है, ये है आर्टिकल 213 के अंदर। इसका सिंपल जो ट्रिक है, अब देखिए 10 माइनस करना है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल आपका 123 से मिलता है, 10 माइनस कर लो। आर्टिकल 213 में क्या है, आर्टिकल 213 में गवर्नर का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये फेमिनिज्म से जुड़े हुए थिंकर्स हैं, आपको मैच करना है ये इन्होंने कौन सी किताबें लिखी है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चन ये आए हैं। कैट मिलेट ने किताब लिखी है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। साइमन डी वीवोर, कई बार पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन यहां पे रिपीट हुए हैं, द सेकंड सेक्स। जर्मिन ग्रीर ने किताब लिखी है द फीमेल यूनिक। जूडिथ बटलर की किताब है जेंडर ट्रबल। तो इसका जो सही सीक्वेंस यहां पे बन रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसका सही है। और इसकी अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर दूंगा, आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया है सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट द्वारा कब लिखी गई है, 1970 में लिखी गई है। और आपको वन लाइनर के अंदर डेफिनेटली ये मिल गई होगी, साइमन डी ब्यूअर की द सेकंड सेक्स जो किताब है ये 1949 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में इसकी का एनालिसिस करना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर दिए हैं
89 के बाद के दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कई प्राइम मिनिस्टर 10 साल के अंदर चेंज हुए, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 58 की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह, ये 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर, ये आपके रहे थे 1990 से लेकर 1991। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में बने थे 13 दिन के, उसके बाद ये 1998 में और बने थे, ठीक है। एचडी देवेगौड़ा, ये 1996 से 97 तक रहे और इसके बाद दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे देख लेते हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए सबसे पुराने यहाँ पे कौन आए हमारे पास, ये आए यहाँ पे विश्व प्रताप सिंह 1989, ठीक है। उसके बाद कौन बनते हैं, चंद्रशेखर। उसके बाद बनते हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96। फिर आपके बन जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और सबसे लास्ट में आएंगे एचडी देवेगौड़ा। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है आपको। यहाँ पे कुछ स्लोगन या आइडियाज दिए गए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और कई बार यह भी पूछा जाता है कि कब यह दिया गया था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी एकात्म मानववाद की इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 60, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये सारी आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो ढांचा है उससे रिलेटेड ये है। एसआर बम्बई यहां पे आप देख रहे हैं 1994 का ये केस है। इंदिरा साहनी जो केस है, मिनर्वा मिल, यहां पे बी पे दिया है मिनर्वा मिल, ये 1980 का केस है। गोलकनाथ केस 1967 का है। इंदिरा साहनी केस 1992 का केस है, ये 85 का नहीं है। केशवानंद भारती 1973। बहुत आसान हो गया अब इसको अरेंज करने के लिए। ऑप्शन 3, और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। और कई क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। यहाँ देखिए एसआर बम्बई का जो मामला है ये 1994 का केस है, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ, ठीक है। और इसकी जो ये आया क्यों था, ये केस अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को लेकर ये केस किया गया था और 9 न्यायाधीशों ने इसमें ऐतिहासिक फैसला दिया 1994 में। और उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य का संवैधानिक शासन टूट गया हो। राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि विधानसभा में बहुमत वाली सरकार बनी रहे और केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं कर सकती है। साथ ही इसमें यह कहा गया कि न्यायालय को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों की बर्खास्तगी की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर आपने गलत तरीके से सरकारें गिराई, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल 1980 में ये केस आया, तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इनकी मिल जाएगी और वन लाइनर के अंदर ये लगभग आपको सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिल गई होगी, ठीक है। तो एसआर बम्बई 1994 डन। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का कालक्रम में आपने यहां पे इन्हें व्यवस्थित करना है। तो अनुच्छेद 3 के अंदर क्या है, नए राज्यों का जो गठन किया जाता है, ठीक है, संसद द्वारा, उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम भाषा के आधार पर पहला राज्य बना 1953, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कब हुआ, 2019 के अंदर पुनर्गठन क्या हुआ, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित और लद्दाख अलग केंद्र शासित बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम सभी को पता है 1956। और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में बना था जब गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग राज्य बने थे। और अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1987 जब उसे केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका जो सही कालक्रम यहाँ पे बन रहा है ये ऑप्शन
3 बन रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ दी है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपने मैच करना है। लाइक आसियान का गठन हुआ 1967 में, यूरोपीय संघ मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993, अफ्रीकी संघ का गठन होता है वर्ष 2002 के अंदर, और यूरेशियाई आर्थिक समुदाय बनता है वर्ष 2000 में। तो इसका सही कालक्रम क्या बन रहा है? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय रॉबर्ट मिशेल। ओलिगार्की की बात किसने की है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किताब भी इन्होंने लिखी है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सिद्धांत इन्होंने इस किताब के अंदर दिया है, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल इसके लेखक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विस्तारवादी राष्ट्रवाद का मतलब होता है ऐसा राष्ट्रवाद जो अपने आप को बढ़ाना चाहता है, दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। हिटलर के राष्ट्रवाद को विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो हिटलर का राष्ट्रवाद कैसा था? ये आक्रामक था, ये एग्रेसिव था, ये बिल्कुल भी यहूदियों को बर्दाश्त नहीं करता था। 10 लाख यहूदियों को चैम्बर में डाल के मार दिया। ये सैन्यवाद की भी बात करता है, मिलिट्री को बढ़ाने की बात करता है, ये विस्तारवाद की बात करता है, यानी अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने की बात करता है और दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करने की बात करता है। ये कभी भी शांति प्रिय नहीं है और ना ही ये टॉलरेंट है, सहिष्णु है। दैट्स मीन ए बी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी डी। विस्तारवादी राष्ट्रवाद यानी हिटलर का राष्ट्रवाद भी आप इसे कह सकते हैं। यहां पे अप्रोचेस दी है और उसके कुछ प्रपोजर दिए हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच 1924 से 1931 के बीच हावर्थन परीक्षण जो हुए थे उस दौरान ये दी गई थी एल्टन मेयो द्वारा। बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं हर्बर्ट साइमन, यानी इंसान की जो रैशनैलिटी है, तर्क संगतता है, सोचने की जो सीमा है वो बहुत ही बाउंडेड है, बहुत ही सीमित है। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम ये दिया था चेस्टर आई बर्नार्ड ने, CSEB से कहा जाता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये नीड हायरार्की का सबसे बड़ी नीड है, ठीक है, सबसे बड़ी नीड है, यानी नीड हायरार्की सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब की यहां पे बात की गई है, राज्यों के शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे कम किसके पास है? मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट्स है। तो आई होप ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ए होना चाहिए, तो ऑप्शन ए केवल यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका आंसर तो आप एक ऑप्शन से ही पता लगा सकते थे। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका आ जाता है ओडिशा के पास 5 ST की सीट्स है, उसके बाद आपका मेघालय उसके बाद आपका आ जाता है महाराष्ट्र 4 सीटें, राजस्थान के पास 3 है और मेघालय के पास 2 है। तो अब देख लेते इसका सही क्रम। मध्य प्रदेश ए, उसके बाद आना चाहिए आपका सी ओडिशा बिल्कुल 5 है, उसके बाद आपका डी आएगा, महाराष्ट्र के पास 4 है, उसके बाद आपका बी आ जाएगा क्योंकि राजस्थान के पास 3 ST सीट्स है और सबसे कम यहाँ पे मेघालय 2। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो बन रहा है ऑप्शन बी बन रहा है। दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 1787 में निम्नलिखित में से किस लीग या सोसाइटी का गठन किया गया था? दोस्तों ये गठन किया गया था द एबोलिशन सोसाइटी, और इसे कई बार द एबोलिशन ऑफ स्लेव सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही है। हु रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? लास्ट ईयर 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। VD सावरकर ने ये किताब लिखी है।
ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स, ग्लोबलाइजेशन किस चीज को प्रमोट करता है? अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है, ये कैपिटल के फ्लो को प्रमोट करता है, क्योंकि इससे कैपिटल क्या है, एक देश से दूसरे देश तक आसानी से जा सकता है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। इंडिविजुअल फ्रीडम को भी ये प्रमोट करता है, इसलिए नव उदारवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और ये मल्टीकल्चरलिज्म को भी प्रमोट करता है, क्योंकि एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो बहुसंस्कृति को ये प्रमोट करता है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को ये प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात किसने की थी? बेसिकली मार्क्सवाद ने की थी। ग्लोबलाइजेशन ऐसी बात नहीं करता है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी ई। डी इसका गलत है क्योंकि ये बात नहीं है, तो ए बी सी ई ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ईयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डाइड इन कश्मीर? दोस्तों, कश्मीर बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। आपको पता होगा जनसंघ, जो हमारा राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी बनी थी, जो आगे चलकर बीजेपी बनती है, उसके ये निर्माता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कश्मीर बचाओ आंदोलन के दौरान इन्हें कश्मीर की जेल में डाल दिया गया था और 1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया कि कैसे इनकी मृत्यु जेल के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न यहां पे है, अरेंज द फॉलोइंग कमीशन। कुछ यहां पे आयोग और परिषद दिए हैं, उनके गठन को कालक्रम में आपको बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। माल एवं सेवा कर ये 2016 में बना है। जीएसटी कब बना है? इसकी परिषद 2016 में। राष्ट्रीय महिला आयोग बिल्कुल 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना है 1993 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनता है 2007 में। और नीति आयोग का गठन किया जाता है वर्ष 2015 में। तो इसका सही कालक्रम यहां पे बन रहा है ऑप्शन बी। आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं और आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कौटिल्य एलिमेंट ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ। कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है बिल्कुल राजा, राजा को स्वामी कहा गया है। पार्षद, मंत्री, अन्य कर्मचारी या उच्चाधिकारी, इन्हें अमात्य कहा गया है। राज्य क्षेत्र, जनपद जिसे कहा गया है, ठीक है, ये भी है। किलेबंद नगर, राज। अब देखिए, किलेबंद नगर की इन्होंने बिल्कुल बात की है, फोर्ट की इन्होंने बात की है, कोष की इन्होंने बात की है, मित्र राष्ट्र की इन्होंने बात की है, लेकिन शत्रु की बात कहीं भी आपको सप्तांग सिद्धांत में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मंडल सिद्धांत में है, लेकिन सप्तांग सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है। ये 7 अंगों में से शत्रु नहीं है। दैट्स मीन ABCD इसका सही होगा। ABCD ऑप्शन बी इज राइट। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये देखिए, हमारा जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर आर्टिकल 262 के थ्रू एक आपका ट्राइब्यूनल बना है, या फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके ये बना है, ठीक है। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे आपको मैं बताता हूं। ओके, ये यहाँ पे देखिए आप, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसको लेकर जो ट्राइब्यूनल बना था, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, और ये टोटल आपको वन लाइनर के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे भी देख सकते हैं। 1969 में बना है गोदावरी को लेकर। रावी को लेकर कब बना है? 1986 में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर कब बना है? 1990। और महादाई वाटर डिस्प्यूट को लेकर जो ट्राइब्यूनल बना था 2010। और महानदी तो आपको पता ही होगा, ये रिसेंट ट्राइब्यूनल बना है 2018 में। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए गोदावरी और सबसे लास्ट में होगा आपका महानदी। सबसे शुरू में आपका गोदावरी, सबसे पहले ए, और लास्ट में होगा आपका महानदी, स्टार्टिंग ए से और एंडिंग बी से। तो ये यहां पे देखिए 2 जगह था, हालांकि थोड़ा सा ये टफ बन जाता था, लेकिन इसका जो सही ऑर्डर यहां पे बन रहा है ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको पहले चीफ जस्टिस का ही नाम पता होता। हमारे पहले चीफ जस्टिस जो कोई सभी को पता होगा, HJ कालिया हमारे पहले चीफ जस्टिस थे। तो ए यहाँ पे ओनली ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। दूसरे हमारे PN भगवती 1985-86 में बने हैं, जो कि आपको पता होगा PIL को लेकर, जनहित याचिका को लेकर ये जाने जाते हैं। और SH कपाड़िया ये 2012 के आसपास बने हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है,
लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में आपने लगाना है। सीट्स लोकसभा की सीट के हिसाब से आपने लगाना है। अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा जो सीट्स है इस क्रम में, महाराष्ट्र के पास 48, वेस्ट बंगाल को लोकसभा में 42 सीटों का प्रतिनिधित्व है, बिहार को 40, कर्नाटक को 28 और ओडिशा को 21। और इसके आइडिया भी आप लगा सकते हैं कितना बड़ा स्टेट्स है, कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से महाराष्ट्र पहला होना चाहिए और ओडिशा लास्ट होना चाहिए। तो ये देखिए आप महाराष्ट्र ए पे है, ए यहां पे, और लास्ट आपका होना चाहिए उड़ीसा ई। तो ए और ई सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन हुआ है 1968 के अंदर। यहां पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं, आगे स्टेट्स दिए हैं, और अगर आपको एक का भी यहां पे पता होता तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। लाइक हम हिमाचल से हैं, प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो डी का एक यहां पे देखिए, डी का 4 यहां पे है, यहां 2 है, यहां पे भी 2 है, दैट्स मीन ऑप्शन 2 यहां पे ऑटोमेटिकली करेक्ट इसका हो जाता है। ठीक है, Which of the following book are related to political economy? Political economy यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित किताबें कौन सी है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इसमें इकोनॉमी की बात नहीं की गई है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पहली किताब है जिसने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात की है। आगे चलकर डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आपको देखने को मिल रहा है। कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इकोनॉमिक है, डेफिनेटली पॉलिटिकल इकोनॉमी से है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जेएस मिल, तो बीसीडी ए नहीं है क्योंकि ए अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है। उसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन 3। सॉरी, ऑप्शन 3 नहीं बनेगा क्योंकि ऑप्शन 3 में तो ए है, यहां पे ए है, ए तो नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन ऑप्शन बी यहां पे सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि मॉर्गेनथाउ की किताब नहीं है, बाकी सारी है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लिबरलिज्म? लिबरलिज्म से इनमें से कौन सा संबंधित है? अब देखिए उदारवाद से क्या संबंधित है? औद्योगिकृत पश्चिम विचारधारा की बात होती है, बिल्कुल। ये जो उदारवाद है ये पश्चिम से ही आया है। हस्तक्षेप की ये बात करते हैं। उदीयमान औद्योगिक शक्तियों की आकांक्षाओं को परिलक्षित ये बिल्कुल करता है। उदारवाद साम्यवाद के निकट है। और लास्ट है लोक उदारवाद का प्रमुख चिंतक है या फादर कहा जाता है लोक को। तो यहाँ पे देखिए उदारवाद और साम्यवाद कैसे निकट हो गए? उदारवाद पूंजीवाद जो कि अमेरिका था, साम्यवाद आपका रशिया, ये निकट नहीं है बल्कि कट्टर विरोधी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी को छोड़ के बाकी सब होंगे। दैट्स मीन ऑप्शन इसका 3 सही है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जो इवेंट है आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 80, एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको इसकी मिल जाएगी। ओके, अब देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई, सबसे पहले आपको पता होगा लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई 1920 बॉम्बे में। उसके बाद उससे पहले सूरत स्प्लिट हुआ था 1903 में, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, पहला विभाजन इसको आप कह सकते हैं 1907 का सूरत विभाजन। श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, ये 15 मई 1903 को इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की स्थापना 1929 में हुई। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन बिल्कुल स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और ये सारे आपको वन लाइनर से आपको ये दिख जाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट इसका जो सीक्वेंस बन रहा है ये बन रहा है CBADE। अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो आपके प्रेसिडेंट है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे पहले देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हमारे जो राष्ट्रपति थे 1962 से 67, उसके बाद जाकिर हुसैन 67 से 69 तक ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्टर संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमन 92 तक, और 92 से 97 तक डॉक्टर शंकर दयाल।
अगला प्रश्न यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर और उनकी पार्टी से रिलेटेड है और ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको एक भी पता होता तो आप इसका आंसर दे सकते थे। लाइक जैसे दीनदयाल उपाध्याय ये जनसंघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जनसंघ के ये प्रेसिडेंट भी रहे। ज्योति बसु यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सबसे लॉन्ग सर्विंग कम्युनिस्ट नेता माने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, ये सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी से और राजा दिनेश सिंह आपके कांग्रेस पार्टी के लीडर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, और आर्टिकल 44 के अंदर इसकी व्याख्या आपको मिलेगी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया, जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक छल योजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिक्षमता पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संभव बनाया। देखिए, जब हम वन डायमेंशनल मैन पढ़ते हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे की, तो इन्होंने कहा कि आज के टाइम पे फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि आज के टाइम क्या है, लोगों को आदी बनाया जाता है प्रोडक्ट का, कि इसको खरीदो, एक कार को खरीदो, आपके लिए बहुत मजे आपके लगेंगे। लेकिन वास्तव में होता क्या है, उस कार को तो वो खरीद लेता है, लग्जरी कार को खरीद लेता है, लेकिन पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई काटने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि खुली क्रूरता आज के टाइम पे नहीं होती है, बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक छल योजन के द्वारा क्या है, लोगों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल मैन किताब के अंदर है। म्यूनिक एग्रीमेंट कब हुआ? देखिए, म्यूनिक एग्रीमेंट ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा इंग्लैंड फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ था, म्यूनिक समझौता। ठीक है, 1938 में ये हुआ है। हु रोट द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? देखिए, एमबीओ का जिन्होंने सिद्धांत दिया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने ये किताब लिखी है, पीटर एफ ड्रकर की किताब है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल सब्जेक्ट रिलेटेड टू गवर्नर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत गवर्नर यानी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आप बताइए। अनुच्छेद 55 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात की गई है, गवर्नर के नियुक्ति की बात अनुच्छेद 155 में है, बिल्कुल सही है। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ जो ली जाती है 159 के तहत ली जाती है। राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण जो दिया जाता है विधानसभा के अंदर आर्टिकल 176 में है। अब देखिए, आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है? ये तो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, अध्यादेश जारी करने की जो पावर है। और ये अभी क्वेश्चन आया था, पहले आपने देखा होगा, आई थिंक 5वां या 6ठा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तो गवर्नर का नहीं है। आर्टिकल 333, अब देखिए आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की बात होती है, एंग्लो इंडियन जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यायाधीश लिखा है, दैट्स मीन ये दोनों गलत है। 1, 2, 3 ही सही हो गए इसके, 1, 2, 3, दैट्स मीन एबीसी ओनली, एबीसी ओनली, केवल एबीसी इसका सही आंसर है। हु रोट द फेमस बुक मैन हु मैनेज? ये किताब किसने लिखी है जिसका नाम है मैन हु मैनेज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ? ये किताब लिखी है मेलविले डॉल्टन द्वारा, मेलविले डॉल्टन। हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म? काफी यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। हन्ना आरेंट, ये किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर एज देयर नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन लोअर हाउस। अब देखिए, सबसे ज्यादा किसके पास है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अब देखिए, इसका अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता तो ये तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा है, 403 एमएलए यहां पे है, 403। तो ऑप्शन ए केवल यहां पे देखने को आपको मिलेगा, ए सबसे ज्यादा इसके पास है। उसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाता है, फिर आपका मध्य प्रदेश, और सबसे लास्ट में डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए, असम, क्योंकि 122 के आसपास यहाँ पे मेंबर है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बहुत ही डायरेक्ट टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था।
Consider the following vice president of India in order to occupy office in the chronological order. Chronological order में आपने इन वाइस प्रेसिडेंट को यहां पे बताना था। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके जीएस पाठक बनते हैं। जीएस पाठक के बाद आपके बनते हैं बीडी जत्ती। बीडी जत्ती के बाद आपके बनते हैं एम हिदायतुल्ला, और एम हिदायतुल्ला के बाद के आर नारायण और बी एस शेखावत, जो कि 2002 से 2007 तक रहे हैं, लेटेस्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। हु रोट द बुक अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और 3-4 बार ये पहले भी रिपीट हो चुका है, जयप्रकाश नारायण ने ये किताब लिखी है। हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड नेशनलिज्म एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड डिफाइनिंग द नेशन एज इमेजिन्ड कम्युनिटी, यानी निम्नलिखित में से किसने कल्पित समुदाय की बात की है। देखिए, कल्पित समुदाय, इमेजिन्ड कम्युनिटी, ये इन्होंने किताब भी लिखी है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। आरटीआई इज अ मीन्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी ड्यू टू, सूचना के अधिकार के द्वारा लोकतंत्र कैसे सुदृढ़ होता है। सबसे पहले देखिए, आरटीआई के द्वारा क्या होता है, खुलापन आता है सरकार में, पारदर्शिता इसके द्वारा आती है, और जवाबदेहिता इससे बढ़ती है। तो गोपनीय को अक्षुण्ण नहीं रखता, ये सिक्रेसी को मेंटेन नहीं करता, बल्कि सिक्रेसी को डिस्पोज करता है, लोगों के सामने लाता है, नौकरशाही के लाल फीताशाही को खत्म करता है ये। ठीक है, तो ए बी एंड सी, सॉरी, ए सी एंड ई इसका सही होगा, ए सी ई, ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को विपरीत कालानुक्रम में लिखना है। विपरीत का मतलब है लेटेस्ट, जैसे हम रखते थे कि पहले कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, तीसरा, लेकिन यहां पे है लेटेस्ट कौन सा है, उससे पहले कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, उल्टे क्रम में आपने इसको लिखना है। तो देखिए, जो लेटेस्ट है एनके सिंह, अभी तो हमारे कौन है, ये नीति आयोग के जो प्रमुख थे वो अभी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 13वें के थे एनके सिंह, तो डी सबसे पहले आएगा। तो इसका एनके सिंह से पहले थे आपके ए एम खुसरो, उससे पहले आपके थे वाई बी चौहान। इस तरीके से ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, सॉरी यहाँ पे बुक्स और ऑथर दिए गए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन 4। और ये क्वेश्चन काफी आप कह सकते हैं टफ था, क्योंकि ये किताबें लगभग एक किताब को छोड़कर अधिकतर किताबें शायद किसी ने देखी भी नहीं होगी। ये रॉबर्ट प्रेस्थस की किताब है, बिहेवियर अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी किताबें तो ये पब्लिक एड की मैंने भी नहीं देखी थी, थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 97, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम बाय, भारतीय संविधान निम्नांकित में के द्वारा व्यक्तिगत आजादी सुनिश्चित करता है। कैसे व्यक्तिगत आजादी सुनिश्चित करता है, सरकार की शक्ति को सीमित करता है। सीमित करना यानी संवैधानिक दायरे में सरकार अपना कार्य करेगी। शक्ति एवं अधिकार के विभेद द्वारा राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित किए जाएंगे। सिविल अधिकार और स्वतंत्रता को परिभाषित किया जाएगा। लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाएगी। अधिकारों की गारंटी नहीं दी जाएगी। अब देखिए, जब अधिकारी को गारंटी नहीं दी जाएगी तो कहां से आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। तो डी तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए बी सी डी सही होगा, ए बी सी डी, क्योंकि ई बिल्कुल गलत है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट दिए हैं और आपको ईयर के साथ उसको मैच करना है, और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर से ये रिपीट हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, तो उनका टाइम पीरियड आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं 1984। पुंछी आयोग 2010 में बना है। सरकारिया कमीशन 1977-78, और अब बचता है आपका डिसमिसल ऑफ निम्बद्रीपाद गवर्नमेंट, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इसकी जो डिसमिसल हुआ है ये 1959 में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 99, इंडिया इज एमर्जिंग एज ग्रेट पावर ड्यू टू इट्स, इंडिया ग्रेट पावर क्यों बन रहा है, ड्यू टू इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, क्योंकि इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ रही है। डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी देशों के साथ बढ़ रहे हैं। मिलिट्री कैपेसिटी इंडिया की बढ़ रही है, इसलिए क्या है, सुपर पावर बन रहा है या ग्रेट पावर बन रहा है।
इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ नेशन, अब देखिए जब नेशंस के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं तो वो सुपर पावर थोड़ी है। डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर आपकी खत्म हो रही है तो आप पावर थोड़ी बनोगे। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसका करेक्ट आंसर ABC ही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, नरेगा वाज इंप्लीमेंटेड इन, नरेगा कब इंप्लीमेंट हुआ? नरेगा वर्ष 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था। और अगर क्वेश्चन आता नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, मनरेगा किया गया था 2009 में, लेकिन यहां पे पूछा गया है नरेगा कब इंप्लीमेंट हुआ, ये हुआ 2006 के अंदर। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। आगे के 50 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट 2 के अंदर आपके सामने रखूंगा। तो आपको बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 30 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है और केवल 30 ही स्टूडेंट हम इसमें लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।